हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 30 है। ओके, देखिए वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी अकॉर्डिंग टू NCERT टॉपिक्स हैं उनके डेरिवेशन, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटली आपको हर टॉपिक एक पूरे फॉर्मेट के साथ में बोर्ड लेवल, नीट लेवल और JEE लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में हमने कंप्लीट कराया है। तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा NCERT एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होंगे। लेकिन अभी मैं शुरुआत में इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं एक बार मैं उन्हें शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, एक बार उन्हें मैं समराइज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं एक बार आप लोग उन्हें देख लीजिए, मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP स्टैंड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तो है हमारे चैप्टर का नाम। अब अगर मैं इसमें वन बाय वन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें डिस्कस करूं तो क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहला टॉपिक तो हमने आपको ये पढ़ाया। दूसरे नंबर पर जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया वो है मेथड्स टू determine कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जैसे कि मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। उसके बाद में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, PPM। कुछ इस तरह के मेथड्स हमने आपको विद डेफिनेशन, डेरिवेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ओके, इसी टॉपिक के अंदर एक हमने सब टॉपिक पढ़ा हेनरी लॉ और इसके साथ में राउट्स लॉ। देखिए दोनों के दोनों लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए दोनों के दोनों पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं। नंबर 5 पर हमने क्या पढ़ा? नंबर 5 पर हमने पढ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किन्हें बोलते हैं? विद एग्जाम्पल, विद ग्राफ आपके सामने एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो एक तो पार्ट ये है इस चैप्टर का, और अब आपके सामने एक दूसरा जो सेगमेंट है वो शुरू होता है नंबर 6 पोजीशन पर। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज हमने पढ़ी थी आइडियल नॉन आइडियल के अंदर ही, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोप्स हम लोग किन्हें बोलते हैं, ये भी हमने इसी के अंदर ही पढ़ा था। नंबर 6 पर जो नाम आता है वो है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर कितनी है ये? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 हैं ये। और इस चैप्टर का वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 7 पर हमने पढ़ा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। ये टॉपिक भी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉल्यूशन डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हेनरी लॉ एंड राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल नॉन आइडियल पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर तो 101% एवरी ईयर बोर्ड में, नीट में, जेई में क्वेश्चन आता ही आता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जाम में आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर चैप्टर नंबर जो 2 है, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 एक एक करके हमें कुछ क्वेश्चंस शुरू करने हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क ही प्रोवाइड कर देता हूं। आप वीडियो स्टॉप करके एक बार जितना भी पोर्शन मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है एक बार उसे पूरे को आप लोग रिकॉल कर लें, अपने नोट्स चेक कर लें, अच्छे तरह से आप लोग उन्हें मैच कर लें कि ये सारे टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कवर हुए या नहीं। क्योंकि अगर इनमें से आपका एक भी टॉपिक छूटा तो ये मान के चलिए पूरे चांसेस हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट में और जेई में क्वेश्चन छूटने के पूरे चांस हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप लोग कम से कम ये 7 टॉपिक तो कवर करें कि इन 7 के 7 टॉपिक में से एक भी टॉपिक आपका छूटे ना, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग पहले एक बार इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आप लोगों के सामने एक बार इस चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 2 है, एक बार इसका होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे यहाँ पर डिस्कशन और हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए करना क्या है आपने,
मेरे पास में 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है। तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इनमें से एक तो है NCERT एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो चैप्टर्स के बीच में दिए होते हैं, ठीक है। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स जो होते हैं हमेशा किसी भी चैप्टर में ये तो होते हैं सोल्ड और ये होते हैं अनसोल्ड, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए ना। तो ये दोनों के दोनों सेगमेंट, ऑब्वियसली इनमें से कुछ तो मैंने करा दिया आपको जब चैप्टर चल रहा था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको करा दिए थे ऑलरेडी। लेकिन इनमें से जो बचे हैं, अब बाकी बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे यहाँ से और यहाँ से। ओके, आप बात समझ गए। और जो सी सेगमेंट है, सी सेगमेंट में आता है NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन भी हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? अनसोल्ड। NCERT एक्सरसाइज में मैं आपको एक बार नंबर बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क ट्राई करने हैं। तो अगर आप उन्हें कर पाए तो ठीक, और नहीं कर पाए तो एक बार आप लोग ट्राई तो जरूर करिएगा उन्हें, और अगर नहीं आपसे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। तो जो क्वेश्चंस NCERT एक्सरसाइज के हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, फिर भी एक बार आप लोग मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन शुरू करने हैं वो आपको ट्राई करने हैं ये 2.1 से लेके 2.1 से लेके आपको 2.12 एक सेगमेंट तो ये है क्वेश्चन का। ये टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको पता है कि इन 12 में से 8 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, तो 4 ही बचते हैं बस। लेकिन 2.1 से लेके 2.12 तक के सारे क्वेश्चंस एक बार आपको ट्राई ज़रूर करने हैं। जो हो चुके उन्हें स्किप कर देना, जो नहीं हो चुके उन्हें कर लेना। ओके, जो दूसरा स्लॉट है, सेकंड जो स्लॉट मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस का जो आपको ट्राई करने हैं, उनमें से कहीं कहीं से क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2.28, एक क्वेश्चन है 2.28, 2.28 से पहले 2.26, उसके बाद 2.28, ओके, 2.28 के बाद में 2.29, 2.29 के बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं यहां पर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2.35। तो अभी और आज तो मैं आपको बस इतने ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और अगर फिर भी आप किसी बच्चे को डाउट हो तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस
रिमेनिंग क्वेश्चंस सेंड टू मी, आप लोग इन्हें मुझे दीजिएगा और मैं आपको इनका फिर सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर या फिर जैसे भी हमें सूटेबल मेथड लगेगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है आज का। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है, इसे नोट करिए। और फिर मैं जो शुरुआत करता हूँ न्यूमेरिकल्स की 1 बाय 1, क्योंकि अब हमारे पास केवल NCERT एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बचे हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं या फिर मैंने आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। इनमें से जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन बचेगा आप लोग मेरे पास में भेजिएगा, ठीक है, वो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके आप इस पूरे पोर्शन के क्वेश्चंस को नोट करिए। चलिए फिर ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों NCERT एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा NCERT एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, नाम आपको पता ही है चैप्टर का नाम, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर अब रिमेनिंग क्वेश्चन में जो हमारे पास बचते हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे कराना है आपको, 2.12 तक के क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं NCERT के। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें करना है वो है 2.13। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.13, मतलब 13 क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पर। सभी स्टूडेंट अपने सामने NCERT की बुक रखें। एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2.13। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास में इथेन है, ओके, और इथेन का हमारे पास में दे रखा है W1 इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये इनका इथेन का मोलिकुलर मास दे रखा है, मोलर मास, सॉरी वेट। इथेन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C2H6। इसके अकॉर्डिंग इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 30 ग्राम पर मोल। ये इनका मोलिकुलर मास अगर नीड पड़े तो। और इसी केस में इथेन का, इस केस में जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का P1 इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर इतना मास है उस कंटेनर में तो ये इसका मोलर मास, तो इतना है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम इथेन, अगर उस सॉल्यूशन में इसकी बजाय 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम इथेन हो जाए, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा कि अगर दूसरी कंडीशन में भी हमारे पास इथेन ही है और इस केस में जो वेट है W2 इज इक्वल टू 5.00 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम, मोलर मास तो सेम रहेगा, M2 इज इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। तो इस केस में आपको बताना है कि व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन।
देखिए पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में एक सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल्स, कहीं पर भी कहा जाता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये कहां से आया? ये आया PV इज इक्वल टू NRT से। तो इसे भी कांस्टेंट मानिए, इसे भी कांस्टेंट, इसे भी कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर P प्रोपोर्शनल टू N होता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1 प्रोपोर्शनल टू N1, ऐसे ही P2 प्रोपोर्शनल टू N2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक। N1 N2 की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2। वैल्यू पुट करो। P1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1, P2 आपको फाइंड आउट करना है। N1 की वैल्यू कितनी? N1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ बच्चों, ये हो जाएगी 5.56, नहीं 6.56, यस, इंटू 10 टू द पावर -3, और अपॉन में कितना है? अपॉन में 30, अपॉन 5.00 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन में 30, क्योंकि मोलिकुलर मास तो सेम है ना। तो W1 अपॉन M1 टोटल का अपॉन W2 अपॉन M2। पहली बात तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 टू द पावर -3, ये पावर कैंसिल हो गई। तो 1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 6.56 अपॉन 50। यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग फाइंड आउट करिए पार्शियल प्रेशर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2.13। वैसे हमें इतना सब कुछ करने की नीड नहीं थी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता हो। और ये कॉन्सेप्ट जो इस तरह जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये आपको कब पता लगेंगे? जब आप लोग कम से कम 80% केमिस्ट्री को पढ़ लोगे। जब आपका रिवीजन फेज होगा तब जाकर आप लोग इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें कंपटीशन में, नीट में, जेईई में बिल्कुल 2 लाइन में यूज़ करने हैं। हमें इतना जो फॉर्मेट है केवल बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाना है करके, नीट जेईई में नहीं दिखाना है करके। तो इसीलिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कि मोल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो सीधे सीधे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला, और ये आपका आंसर। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 2.13 नोट करिए, और अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 2.14 की तरफ। ओके, 2.14 एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन 2.14 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे खुद अपने आप। देखिए 2.14 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है। एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्सिंग एच रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। ये पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन shows ideal solution non ideal नहीं non ideal solution shows positive and negative deviation। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वही शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में क्या होता है, इन पॉजिटिव डेविएशन ऑल द वैल्यूज of physical quantities are increased। सभी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू, क्वांटिटीज इसे मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्वांटिटीज आर इंक्रीज। मतलब यहां पर अगर मैं डेल्टा मिक्सिंग एच की बात करूं, जो इन्होंने पूछा है, कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है कि डेल्टा मिक्सिंग एच इज ग्रेटर देन 0। और इस केस में कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब। इन ये यहां पर करेक्शन करिए, पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो आगे है इन नेगेटिव डेविएशन ऑल द वैल्यूज ऑफ physical quantities are decrease। यहां पर वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब यहां पर डेल्टा मिक्सिंग एच इज इक्वल टू नेगेटिव। और नेगेटिव कहने का मतलब होता है डेल्टा मिक्सिंग एच इज इक्वल टू लेस देन 0। और इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 2.14 नोट करिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझे होंगे। इन्होंने बस यही पूछा है कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, हम लोग उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इनका मीनिंग क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये पूछा गया है कि बताइए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की जो साइन होगा, जो वैल्यू होगी उसका क्या होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है इस वाले केस में, और इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर रिलीज होगी, वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो बच्चों हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम लोग, ठीक है, लगभग हाफ कंप्लीट कर देंगे। और कुल मिलाकर ये मान के चलिए एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हम लोग अपनी बात को कंप्लीट कर देंगे, हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।